आइए आज हम पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर में संपीड़न उपांग, जो आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं इसके थ्योरी के बारे में। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर और इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम हमने लिया है कि एक असतत संपीड़न उपांग। देखिए, असतत संपीड़न उपांग क्या होता है? असतत का मतलब होता है कि जब कोई स्ट्रट किसी रैफ्टर में जाके जुड़ता है तो स्ट्रट जो होता है वह असतत होता है और जो रैफ्टर होता है वह सतत होता है। क्योंकि मान लेते हैं कि यह कैंची है, यह रैफ्टर है, यह स्ट्रट है। अगर यह स्ट्रट इसमें जाके जुड़ रहा है तो यह असतत होगा, लेकिन जो रैफ्टर वह सतत होगा। क्योंकि रैफ्टर जो होते हैं वह एक सीध में ऐसे बिछाए जाते हैं, एक सीरियल वाइज, तो इनको हम बोलते हैं सतत उपांग। दिया दो कोड़ी खंड 75 × 75 × 6 mm। तो देखिए समभुजी कोड़ी खंड है। गसेट प्लेट की मोटाई 10 mm दिया है कि दोनों ओर लगाकर जोड़ा गया है। उपांग की लंबाई 3000 दिया है तथा प्रत्येक सिरे पे 2-2 रिवेट लगा के जोड़ा गया है। उपांग की सामर्थ्य ज्ञात करें। F5 = 250 दिया है। यह स्टील का ग्रेड होता है। DSMS में स्टील का ग्रेड होता है और 250 अकेले नहीं होता है, कई प्रकार के ग्रेड होते हैं। 230, 240, 260, 270 ये सभी ग्रेड होते हैं स्टील के, लेकिन हमें 250 लेके चलना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब सामर्थ्य पूछे तो सर्वप्रथम स्टील टेबल से IS से 75 × 75 × 6 जो आपका माप दिया रहेगा उससे गुणधर्म हम ज्ञात करेंगे। गुणधर्म क्या क्या निकालेंगे? उसका एरिया निकालेंगे, CXX CYY निकालेंगे, IXX IYY निकालेंगे। चूँकि CXX CYY सेम होगा, क्यों? एक कोड़ी खंड दो कोड़ी खंड समभुजी कोड़ी खंड है, और जब समभुजी रहेगा तो CXX CYY सेम होगा, IXX IYY सेम होगा, RXX RYY सेम होगा, RB भी आपका अलग रहेगा। RXX RYY क्या है? यह परिभ्रमण त्रिज्या है। RB भी क्या है? ये भी परिभ्रमण त्रिज्या है। यह सभी वैल्यू एक कोड़ी खंड के लिए है। स्टेप 1 में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जड़ता गुण। जब भी आप इस सामर्थ्य निकालिए संपीड़ांक का तो पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, जड़ता गुण। तो देखिए फिगर आपका ड्रा किया गया है। यह गसेट प्लेट है बीच में, यह कोड़ी खंड इधर लगा है, एक कोड़ी खंड इधर लगा है। इन सभी खंडों का जो मेन y अक्ष है यहाँ काम किया है और जो x अक्ष आपका यहाँ काम किया है। लेकिन एक कोड़ी खंड का देखें तो y अक्ष यहाँ काम कर रहा है और x अक्ष यहाँ काम कर रहा है। इसका y अक्ष यहाँ काम करेगा, x अक्ष यहाँ काम करेगा। तो हमें चाहिए IXX। तो IXX निकालेंगे तो 2 × IXX होगा। तो IXX में समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे, यानी कि इस अक्ष में मेन वाले में एक के लिए समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? 0 होगा। और जब 0 होगा तो इनकी H1 का मान 0 हो जाएगा। तो एरिया गुणे H1 का मान 0, तो बचेगा 2 × IXX। वैल्यू पुटअप करेंगे इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। अब IYY और YY में समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे, यानी कि मेन YY में और इस YY में समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे तो दोनों अक्ष क्या है? अलग अलग है, तो इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ आपका होगा। तो फार्मूला होगा 2 × IYY + A × CYY + T/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए CYY + T/2 कहाँ से आया? यहाँ मान लेते हैं यह आपका गसेट प्लेट है, एक एंगल यह है, तो एंगल के YY अक्ष से इसके किनारे तक की दूरी को बोलते हैं CYY, और हमें सेंटर तक चाहिए। तो इसकी पूरी मोटाई T है तो आधा मोटाई कितना हो जाएगा? T/2। तो पूरी डिस्टेंस जो होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा CYY + T/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि YY अक्ष आपका यह है। तो यह दूरी CYY होता है, लेकिन यहाँ से वर्टिकल दूरी जो होगा x अक्ष तक वह होता है CXX होता है। तो यह वैल्यू आपका निकल गया। अब वैल्यू पुटअप करके निकालेंगे IYY का मान। अब हमें I मिनिमम चाहिए, न्यूनतम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो IXX IYY में जो कम हो वह I मिनिमम हो जाएगा आपका। अब अगले उसमें देखते हैं स्टेप में, सेकंड में हमें चाहिए न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। R मिनिमम बराबर होता है I min/2A। 2A क्यों? क्योंकि एरिया कोड़ी खंड 2 है, तो एक का एरिया दिया है तो 2 का निकालेंगे, 2 × A। तो यहाँ से R मिनिमम वैल्यू पुटअप करेंगे तो R मिनिमम का मान आपका निकल जाएगा। स्टेप 3 में तंत्र अनुपात ज्ञात करेंगे। तंत्र अनुपात लैम्डा बराबर होता है प्रभावी लंबाई LEF/R मिनिमम। अब देखिए LEF प्रभावी लंबाई क्यों लिया जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया गया था कि सिरों पर 2-2 रिवेट लगा करके जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, यह मान लेते हैं उपांग है, 2-2 रिवेट लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। ये इस उपांग की क्या है? वास्तविक लंबाई L है। तो जब उपांग पे लोड आएगा तो जो बेंडिंग होगा, बेंडिंग यहाँ से ना होकर के बेंडिंग आपका जो वक्र बनेगा वो यहाँ से लेकर के ऐसे यहाँ तक बनेगा।
तो जिस बिंदु से वक्र बनेगा, जिस बिंदु पे वक्र समाप्त होगा, उसके बीच की दूरी को कहते हैं यल ई एफ। तो बताइए यल का मान यल ई एफ से क्या है, कम है। तो कितना कम लिया जाता है, 0.85, यानी कि 15%। एल ई एफ बराबर 0.85 बुढ़े यल। यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, एल ई एफ का मान हम निकालेंगे, यह निकलेगा 25-50। अब लेमडा का मान निकालने के लिए प्रभावी लंबाई आर मिनिमम वैल्यू लेंगे, अब पुटअप करेंगे तो यह 180 से कम हो गया, तो क्या है आपका सुरक्षित है। लोड कैसा आ रहा है, सामान्य लोड के लिए है। तो अब देखिए लेमडा का मान 180 क्यों लिया जाता है। देखिए लेमडा का मान 3 लिया जाता है, 180 लिया जाता है, 250 लिया जाता है और 350। 180 सामान्य भार के लिए, 250 पवन भार के लिए या भूकंपीय भार के लिए, और 350 ये भी पवन भार और भूकंपीय भार। इनसे कम होना चाहिए वैल्यू हमारा। सामान्य लोड के लिए 180 से कम होना चाहिए। पवन भार, भूकंपीय भार, इनका जो इफेक्ट होना चाहिए वह आपका विरूपण होना चाहिए। अगर विरूपण हो रहा है इस लोड के कारण तो 250 लिया जाता है, लेकिन यही पवन भार, भूकंपीय भार के कारण उपांग में प्रत्यावर्तन अगर हो जाए, प्रत्यावर्तन इसेंट्रिक हो जाए तो 350 लिया जाता है। तो 180 से कम है तो सुरक्षित है। अब लेमडा का मान सामान्य भार के लिए 180 से कम होना चाहिए। यदि लेमडा का मान 180 से ज़्यादा आता है तो आप आर मिनिमम की जगह पर स्थान पर आर वी वी, आर एक्स एक्स या आर वाई वाई ले सकते हैं, अगर उससे आपका मान कम नहीं आ रहा है तब। अब संपीड़न प्रतिबल का मान निकालेंगे। आप जानते हैं कि स्टील के बुक में आपके चैप्टर में संपीड़न प्रतिबल का मान दिया गया है कि लेमडा बराबर 110, लेमडा बराबर 120, लेमडा बराबर 130, 10-10 के अंतर पे दिया है। हमें वैल्यू किसके लिए चाहिए, लेमडा बराबर 110.86 के लिए चाहिए। किसका मान, सिग्मा ए सी। तो इनके लिए सिग्मा ए सी अलग होगा, संपीड़न प्रतिबल का मान इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, तो जाहिर सी बात इसके लिए भी अलग होगा। तो हमें इसके लिए निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच में अंतर्वेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 110.86 इन्हीं दोनों के बीच में पड़ेगा, 110 और 120 में। तो 110 के लिए सिग्मा ए सी वन का मान 72 होता है, 120 के लिए होता है 64। तो यह वैल्यू ले लिए। अब इनका अंतर्वेशन किया जाएगा, दोनों का अंतर्वेशन करेंगे। देखिए अंतर्वेशन कैसे किया जाएगा। अंतर्वेशन करने के लिए सिग्मा ए सी बराबर होगा सिग्मा ए सी वन माइनस सिग्मा ए सी वन माइनस सिग्मा ए सी टू अपन लेमडा के मानों का अंतर। लेमडा के मानों का अंतर कितना है टेबल में, 10-10 के अंतर पे है, क्योंकि 110, 120, 130, 140 तो 10-10 का अंतर हो रहा है। किसके लिए चाहिए, 110.86 के लिए चाहिए, तो लेमडा 1 हो गया अब माइनस लेमडा। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे। सिग्मा ए सी वन का मान टेबल से देखेंगे 72 है, 72 माइनस 64/10, क्योंकि लेमडा के मानों का हमेशा अंतर 10 मिलेगा। लेमडा 1 का मान 110.86 है, माइनस 110 वैल्यू पुटअप करेंगे, सिग्मा ए सी का मान आपका इतना निकल जाएगा। अब आगे सिग्मा ए सी का जो वैल्यू दिया गया है यह इतना रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसके लिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि सिरों पर 2-2 रिवेट लगाया गया है, तो जब सिरों पे 2-2 रिवेट लगेगा तो सिग्मा ए सी के बराबर होगा। लेकिन वही जब सिरों पर एक एक रिवेट लगा होता तो सिग्मा ए सी का मान 20% कम हो जाता, 0.8 सिग्मा ए सी हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है देख लीजिए। यह मान लेते हैं कि आपका यह उपांग है, जब आप इस पर एक रिवेट लगाएंगे तो इसमें प्रतिबल की क्षमता कम हो जाएगी। इसमें संपीड़न प्रतिबल लेने की, इस उपांग में संपीड़न प्रतिबल लेने की क्षमता क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसीलिए 20% यह कम प्रतिबल लेता है। लेकिन इसी को आप 2-2 रिवेट से अगर जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है इसमें संपीड़न प्रतिबल लेने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम लगभग इसमें हम बराबर लेते हैं, सिग्मा ए सी का मान सिग्मा ए सी के बराबर लेते हैं। तो जब एक एक रिवेट लगा कर जोड़ेंगे तो संपीड़न प्रतिबल जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा कम वहन करेगा, या बेंड हो जाएगा, ठीक है, या बहक जाएगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए 20% कम लिया जाता है, तो सिग्मा ए सी का मान 0.8 सिग्मा ए सी के बराबर लिया जाता है। तो चूंकि हमें यह नहीं लेना है, हमें लेना सिग्मा ए सी बराबर ए सी। क्यों, क्योंकि सिरों पर 2-2 रिवेट आपके लगाकर जोड़े गए हैं। सामर्थ्य ज्ञात करेंगे। संपीड़न उपांग की सामर्थ्य का फार्मूला होता है P बराबर 5वें स्टेप में उपांग का क्षेत्रफल अगुणे संपीड़न प्रतिबल। उपांग कितने हैं, 2 कोणीय खंड है, तो 2 गुणे 866 अगुणे इतना संपीड़न प्रतिबल निकला हुआ है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो P का मान इतना आपका आ जाएगा। या लिख सकते हैं P बराबर 123.512 10 के पावर 3 न्यूटन को लिख सकते हैं किलो न्यूटन। तो ये आपका हो गया सामर्थ्य निकालने के लिए। अगर संपीड़न उपांग की सामर्थ्य बोलेगा तो संपीड़न उपांग की सामर्थ्य हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आर मिनिमम निकालेंगे,
फिर लेमडा निकालेंगे, अंतर्वेशन करेंगे, उसके बाद हम सामर्थ्य की वैल्यू को हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन था आपका प्रॉब्लम नंबर 1। इस क्वेश्चन के लिए ये पूरा आपका सॉल्व हो गया। अगर यह क्वेश्चन आपके आते हैं डिप्लोमा में तो 5 नंबर का आपका आएगा। यह क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह ज़्यादातर संपीड़ांक के क्वेश्चन में जो सामर्थ्य निकालने के लिए जो पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोणीय खंड या गसेट प्लेट के एक ही ओर लगा हो, यानी कि यह कोणीय खंड इधर लगा है या ऐसे लगा है और नीचे क्या लगा आपका गसेट प्लेट अगर लगा है, तब इसका सामर्थ्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो आपका पहुंच जाए। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद।